Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdul Rahman from Cadet College Fateh Jang and I am here with the lecture number 5 of ECAT and MCAT preparation. Dear cadets, this will be the last lecture of first year portion. तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। तो आज हमने जो पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर 9 जो है ऑप्टिक्स। डियर कैडेट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 जो है वो ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, जिसमें आपने लेंस वगैरह के बारे में पढ़ना है, लेंस की टाइप्स पढ़नी है, फिर ये लेंस कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, इनका ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो कौन से होते हैं, वो किस किस्म के हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। जिसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमने माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसके अलावा टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना है। तो डियर कैडेट्स, पेज नंबर 238 के ऊपर हमारे पास पहली ड्रिल है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, अ लेंस विच कन्वर्ज अ बीम ऑफ पैरेलल रे टू अ पॉइंट इज कॉल्ड। अब नाम से जाहिर हो रहा है क्वेश्चन के अंदर ही कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस आपके पास जो है कन्वेक्स होता है और वही आपके पास कन्वर्ज करता है। तो कन्वर्ज और नीचे फिर उसने ऑप्शन में भी कन्वर्जिंग बता दिया। तो ऑप्शन नंबर बी है, अ पॉइंट वेयर द इंसिडेंट पैरेलल रे ऑफ लाइट कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू अ लेंस इज कॉल्ड। तो फोकस पॉइंट जो होता है ये वो पॉइंट होता है जहाँ से कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग हैपन होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डायमीटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। ये जो डेफिनेशन है ये सारी अभी पिछले पेज, इससे पिछले 2 पेजेस में दी गई हैं। तो वहाँ से जब आप स्टडी करके आएंगे तो ये सारे आपके पास जो है वो ऑप्शन बड़े इजी हो जाते हैं। यूनिट ऑफ पावर, तो लेंस की जो पावर होती है उसका यूनिट आपका डायोप्टर होता है। डायोप्टर पावर ऑफ एन कनकेव लेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो ये आपके पास मैंने सॉल्व कर दिया है। पावर का फार्मूला इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये 0.1 मीटर बन जाता है। ये वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रेंड डायोप्टर्स आ जाती है। पावर ऑफ अ कनकेव लेंस आपके पास जो है ये अमूमन नेगेटिव आती है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम 2f ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस देन द इमेज विल बी। तो आपके पास कन्वर्जिंग लेंस है तो इमेज आपके पास रियल और इन्वर्टेड बनता होता है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी बनता है। उसके बाद आपके पास है, अ कन्वेक्स लेंस गिव अ विजुअल इमेज ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और आपके पास ऑप्टिकल सेंटर किसी भी लेंस का सेंट्रल पॉइंट होता है। अगर हम लेंस को ड्रा करें तो ये आपके पास होते हैं, ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर होते हैं। तो लाइज बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। और आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, कन्वेक्स लेंस एक्ट एज अ डाइवर्जिंग लेंस इफ। कन्वेक्स लेंस तब डाइवर्जिंग लेंस का काम करता है जब इफ द ऑब्जेक्ट इज विद इन सी और उसके अलावा इफ द ऑब्जेक्ट इज विद इन एफ। तो बोथ बी एंड सी, ये ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन नहीं है। बियॉन्ड का मतलब है बाहर ले जाएंगे आप तो पॉइंट ऑफ सी से, तो फिर आपके पास जो है वो सही से कन्वर्ज नहीं कर पाता। तो दूसरे दोनों ऑप्शन ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं अपनी जो नेक्स्ट ड्रिल है वो आपके पास पेज नंबर 239 पे। पेज नंबर 239 पे आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप की आपके पास क्या होती है। तो आप देखें, अगर फार्मूला m इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई एफ, फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन पावर ये दोनों आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ती जाएगी, जो फोकल लेंथ डिक्रीज होती जाएगी। तो इंक्रीज विद डिक्रीज इन फोकल लेंथ। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 5 mm इज हाई ओनली 1 सेंटीमीटर हाई, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय। तो आपके पास जो है एक चीज mm में दी गई है, एक सेंटीमीटर में दी गई है। तो जो मिलीमीटर वाली है उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले पहले। जब आपके पास है 5 मिलीमीटर तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ऐसे आसान है। 10 की पावर 3 होता है मिली। ये आपके पास हो जाएगा पॉइंट, इधर से इधर एक दफा आएगा तो ये 10 की पावर -2 m। ये होता है 0.5, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर। अब ये कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में। दूसरी चीज आपको दी गई है इमेज, वो आपको दिया गया 1। तो ये P आ गया, वो Q आ गया 1 सेंटीमीटर। अब दोनों जब सेंटीमीटर में आ गए तो आपके पास क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय
P होता है, तो Q डिवाइडेड बाय P मैग्नीफाइंग पावर करें 1 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 2। फाइनल इमेज प्रोड्यूस बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आखिरी इमेज बनाती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में चूंकि दो लेंस लगे होते हैं, जो पहला लेंस है वो आपके पास इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है। अब जो दूसरा आपके पास लेंस लगा होता है, पहला लेंस ये दूसरा लेंस, तो पहला लेंस जो इमेज बनाएगा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा दूसरे के लिए। तो इससे हमें ये पता चला कि दूसरा जो आपके पास लेंस जब फाइनल इमेज बनेगा वो आपके पास रियल तो होगा नहीं, विर्चुअल होगा, और विर्चुअल होने के साथ साथ इन्वर्टेड, क्योंकि यहाँ पे इस तरह था तो उधर चला गया, उल्टा हो गया। उसके बाद है सिंपल माइक्रोस्कोप लेंस यूज्ड इज बाइकन्वेक्स लेंस। बाइकन्वेक्स दोनों जिसकी कन्वेक्स वाली साइड हो, एक प्लेनो कन्वेक्स होता है जिसकी एक साइड प्लेन और एक कन्वेक्स होती है। उसके बाद है द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स मैग्नीफाइंग पावर इज 25 फॉर रिलैक्स्ड आई। द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 4 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इज, तो ये मालूम करना है हमने। डियर कैडेट्स, हमारे पास लेंथ हमें गिवन थी, मैग्नीफाइंग पावर 25 गिवन है और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 4 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद हमने P मालूम करना था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो लेंथ इज इक्वल टू Q प्लस एफ ई होता है। ये हमने वैल्यू पुट की, तो ये 4 दूसरी तरफ ले गए तो Q की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गई। आप मैग्नीफाइंग पावर में फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें तो Q डिवाइड बाई P हमने मालूम करना है, P और M को क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें तो 8 डिवाइड बाई 25, दूसरी तरफ D है, D आपके पास जो है वो वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन आप पुट करेंगे पहली 25 डिवाइड बाई 4, तो मल्टीप्लाई नॉमिनेटर आपस में, डिनोमिनेटर आपस में 200 डिवाइड बाई 100, तो आपके पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। डियर कैडेट्स, हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट ड्रिल की तरफ, जो कि पेज नंबर 240 के ऊपर है। मैग्नीफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, M इज इक्वल टू FO ओवर FE होता है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया काफ़ी दफ़ा, लेकिन यहाँ पे D की वैल्यू ना होने की वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन मुकम्मल आपको नहीं दिया गया। हाँ, D की वैल्यू अगर आप 25 सेंटीमीटर रखें तो फिर आपके पास आंसर आता है 25, तो ये भी आपके पास वैल्यू नहीं दी गई, जबकि इसने 25 दिया हुआ है। हमारे पास जो मैंने 25 सेंटीमीटर वैल्यू रख के सॉल्व किया वो 30 आ जाता है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। हमें फोकल लेंथ ऑफ आई पीस और ऑब्जेक्टिव दोनों दे दी गई है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस और ऑब्जेक्टिव दोनों दे दी गई। उसके बाद हमें बताया गया कि मून जो एंगल बनाता है आपके पास आपकी खुली आंख पे, खुली आंख का जो एंगल होता है वो अल्फा होता है, जब इंस्ट्रूमेंटल एंगल होता है वो बीटा होता है। 3 वैल्यू गिवन थी, एक मालूम हो सकती है, तीनों पुट की 100 डिवाइड बाय 250, 0.5 मल्टीप्लाई किया 25 डिग्री आ गया। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का सबसे अहम काम क्या होता है, तो जो 3-4 ऑप्शन दिए गए उसमें मैग्नीफिकेशन इज द बेस्ट वन। Which of the following feature determine the resolving power of telescope? ऑब्जेक्टिव का डायमीटर जितना होगा उतनी ज्यादा आपके पास क्या होगा, मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर आपके पास जो है वो ज्यादा होती जाएगी। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट। इसमें आपके पास जो लास्ट ड्रिल आती है, इसमें ये आपके पास सारी आती है ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड। तो मल्टी मोड स्ट्रैप इंडेक्स फाइबर के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर और क्लैडिंग होता है वो क्या एक जैसा होता है, तो एक जैसा नहीं होता, डिफरेंट होता है एक दूसरे से। Which one of the type of fiber is more suitable for transmission of signal in which white light is used? White light के लिए तो मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर इज द बेटर वन फॉर द व्हाइट लाइट। अगर ये टॉपिक आप पढ़ें डिटेल से तो आपको पता चलेगा कि व्हाइट लाइट के लिए एक को इस्तेमाल होता है, दूसरे जो है वो रेड लाइट के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। There is no noticeable boundary between, कौन सी ऐसी ऑप्टिकल फाइबर है जिसकी कोर और क्लैडिंग के दरमियान बाउंड्री नहीं होती, तो ये ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का ज्यादा और जो अपायर की तरफ जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज इनटू द लाइट सिग्नल ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, लाइट पल्स रिप्रेजेंट, अगर लाइट एब्सेंट होगी तो 0, लाइट आ रही होगी तो 1। इन ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन सिस्टम खाली जगह आर यूज टू रीजनरेट द डिम लाइट, तो रिपीटर लगा दिए जाते हैं हर कुछ फासले बाद। जिस तरह की केबल होती है उस किस्म के रिपीटर्स रास्ते में इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि जहाँ पे लाइट डिम हो उसे दोबारा से इनहेंस करके एम्पलीफाई करके अगले स्टेशन पर भेजा जाए। उसके बाद डियर कैडेट्स हमारे पास आ जाती है स्वीट कैंडीज, जो कि सॉल्व करनी है आपने खुद। उसके बाद जो है वो आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।
अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट चैप्टर नंबर 10 जो कि हीट और थर्मोडायनेमिक है उसकी तरफ। वेलकम बैक डियर कैडेट्स। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर जो 10 है उसको। चैप्टर नंबर 10 जो है वो हीट और थर्मोडायनेमिक है, जिसमें हीट, यूनिट ऑफ हीट आप पढ़ेंगे, कैलोरीज पढ़ेंगे, उसके बाद क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड, इंटरनल एनर्जी और पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए उसके बाद हमारे पास जो ड्रिल आती है वो है पेज नंबर 254 पे। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है टेम्परेचर इज द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन। टेम्परेचर आपके पास वो प्रॉपर्टी है जो आपको बताती है, ये हमें बताती है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वी प्रेफर मरकरी। तो हमारे कि ये ओपेक अब होता है जिसमें आर पार नजर आता है, ये ग्लास के साथ चिमटता नहीं है। उसके बाद इसके पास वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एक्सपेंशन होती है, ये सारी क्वालिटीज होती हैं। इस वजह से आप मरकरी को थर्मामीटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं पानी की जगह। The scale of temperature are based on two fixed point which are, एक आपका मेल्टिंग आइस होती है, आइस कहाँ पे मेल्ट होती है, वहाँ से स्टार्ट होता है ये और ये आता है अपर बॉइलिंग पॉइंट तक, डी ऑप्शन है। द साइज ऑफ 1 डिग्री ऑफ सेल्सियस इज इक्वल टू, अगर फ़ारेनहाइट के साथ कंपेयर करें तो 1.8 फ़ारेनहाइट के साथ ये मैच करता है। वी कैन प्रोड्यूस हीट बाय, तो ये सारे फंक्शन ऐसे हैं जिसके जरिए फ्रिक्शन से भी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी, केमिकल प्रोसेस से भी हीट पैदा हो सकती है। 1 कैलोरीज एनर्जी 4.2 जूल्स के बराबर होती है। द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ हॉटनेस, हॉटनेस आपको महसूस होती है हीट से। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हरारत मखसूसा। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू द वेपर, जब लिक्विड वेपर बनना शुरू हो जाए तो उसको आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जर्नल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT, वैसे तो होता है NRT, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, जो अमूमन अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें 1 ले तो PV इज इक्वल टू RT बनता है। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज द वन विच परमिट द पैसेज ऑफ एनर्जी, आइसोलेटेड सिस्टम सिर्फ एनर्जी को पास होने देता है, इसके अलावा और कोई चीज़ पास नहीं होती। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12, स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट मास और यूनिट डिग्री। एक यूनिट मास का आपके पास टेम्परेचर जब रेज किया जाए यूनिट डिग्री के लिहाज से तो वो आपके पास स्पेसिफिक हीट होती है। इंटरनल एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और मटेरियल जो अलाउ करते हैं किसी भी हीट को अपने अंदर से पास होना तो वो कंडक्टर कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास है रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मींस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव्स के जरिए आपके पास जैसे सूरज की रोशनी आप तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए पहुंचती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में से भी गुजर के आ जाती हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है व्हाट आर द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अगर डिग्रीज में बात की जाए तो 0 डिग्री होता है, और प्रेशर में बात की जाए तो ये केल्विन में अगर आप लें इसको तो ये बनता है 101.3 किलो पास्कल बनता है, जो कि आपके पास अगर कन्वर्ट करें मरकरी के लिहाज से तो ये आपके पास 760 mm ऑफ मरकरी। तो ये 0 डिग्री और 760 वाला जो है और टॉर्क पे ही होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि वॉल्यूम किसी भी गैस का जो है इस डबल वो बढ़ा दिया जाए, अगर उसके बाद टेम्परेचर सेम रखा जाए तो कैसी चेंजेस ऑब्जर्व हो सकती हैं। तो आप देखें बॉयल्स लॉ के मुताबिक आपके पास PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो आपके पास हमने किस चीज को कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम ऑफ कन्फाइन, वॉल्यूम आप डबल कर दें, वॉल्यूम ही अगर इधर रहने दें, प्रेशर उधर चला जाए, वॉल्यूम को आपने डबल किया, एक चीज इंक्रीज, अब यहाँ पे इनवर्स रिलेशन बन रहा है, एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम होगी, तो आपके पास इट वुड बी हाफ। तो आपके पास जो चेंज ऑब्जर्व होगी वो आपके पास कितनी होगी, आधी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑल पार्टिकल एट द सेम टेम्परेचर हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, अगर सेम टेम्परेचर हो तो उधर मौजूद तमाम पार्टिकल के पास एनर्जी जो है वो सेम होती है, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाती है। उसके बाद 4 मोल हो अगर गैस के जो ऐड कर दिए जाए, एक कंटेनर है उसके अंदर 1 मोल ऑलरेडी मौजूद है, एक कंटेनर के अंदर 1 मोल मौजूद है, 4 आपने और मोल ऐड कर दिए तो कहता है प्रेशर बताएं कितना होगा, तो ये दोनों कंबाइन होके 5 मोल का प्रेशर बनाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्व रहती है।
अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। तो वही चीज पहला और दूसरा एमसीक्यू दोनों सेम है। फॉर द मेजरमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नोन एज टेम्परेचर, तो आप किस लॉ से ये बेस करता है, ये जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एनर्जी कोई कंजर्व रखता है तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक से रिलेट करता है। अ परपेचुअल मोशन machine of the first kind is a machine which produce power without consuming any energy। तो क्या ऐसी कोई मशीन हो सकती है जो एनर्जी ना लगाए? नहीं, ऐसी बिल्कुल नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, क्योंकि एनर्जी से रिलेटेड है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, तो इम्पॉसिबल। When two bodies are in thermal equilibrium with a third body, दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में हीट के लिहाज से इक्विलिब्रियम में हो, तो क्या तीसरी बॉडी और तीसरी बॉडी भी इसका मतलब है तीनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में चली जाएंगी। तो ये हमारे पास जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमें ये चीज बताता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर द मेजरमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नोन एज टेम्परेचर, इसको आप किससे मेजर करते हैं? तो ये टेम्परेचर और वगैरह ये सारे जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक से ही मेजर करते हैं। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ड्रिल आ जाती है वो है फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन को सक्सेसफुली काम कराने के लिए एक तो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। दोनों ऑप्शन ठीक है, सो इसे ऑप्शन सी में उसने कहा है बोथ ए एंड बी, तो ये दोनों ठीक है। द आइडियल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, दो टेम्परेचर दे दिए उसने, एफिशिएंसी निकालनी हो, वर्क डन डिवाइड बाय टेम्परेचर, कौन सा वाला? हॉट वाला है, HOT हॉट, T1 माइनस T2, बड़े वाला T1 लेने, छोटे वाला T2 लें, दोनों को माइनस करें, डिवाइड बाय जो हॉट टेम्परेचर है वो है 1950, तो उसके साथ आप डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 89% एफिशिएंट। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल में बी इंक्रीज्ड, एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो कम से कम करते जाएं, हाई वाला बढ़ाते जाएं, तो आपके पास जो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मेन कॉजेस फॉर द इनरिवर्सिबिलिटी इज मैकेनिकल एंड फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में कोई हीट एनर्जी ज़ाया हो गई, आप चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, बिल्कुल चीज़ एक्सपैंड होती है जब हीट आती है, वो भी रिवर्स नहीं कर सकते। हीट ट्रांसफर विद अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस भी आता है, हीट भी ट्रांसफर होती है, तीनों चीज़ें ठीक है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव वाला ऑप्शन जो है वो ज़्यादा करेक्ट है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिसको रिट्रेस न किया जा सके, और रिवर्सिबल वो होता है कि जो जहाँ से स्टार्ट नहीं उसे वापस उधर ही ले आए। वर्क डन इज जीरो फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम में भी वर्क डन जीरो नहीं होता, एक्सपेंशन में भी जीरो नहीं होता, थ्रॉटलिंग जब इंजन स्टार्ट होता है तब भी जीरो नहीं होता, नन ऑफ द अबव। कार्नोट साइकिल हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर, रिवर्सिबल इंजन अगर बन जाए आपके पास जिसमें साइकिल चलता है, जो जहाँ से चलता है वहीं पे आ जाता है, उसमें आपके पास जो है वो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी इज मैक्सिमम व्हेन फाइनल टेम्परेचर, जब वो चलता 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 वापस अपनी जगह पे दोबारा पहुंचे, टेम्परेचर क्या हो, 0 केल्विन पे हो, तो फिर आपके पास मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द कैल्सियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो ये आपके पास लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि हीट ना तो ट्रांसफर होती है लो टेम्परेचर से हाई की तरफ, अगर आप एक्सटर्नल एनर्जी ना दें तो एनर्जी देनी पड़ती है, तब आपके पास जाके ये ट्रांसफर होता है। और उसके बाद आपके पास 259 पे हमारे पास लास्ट ड्रिल आती है डियर कैडेट्स, ये आपके पास आती है एंट्रोपी के रिलेटेड। अगर हम बात करें एंट्रोपी चेंज की, आपके पास एंट्रोपी चेंज किस पे डिपेंड करता है? तो एंट्रोपी चेंज में हमेशा हीट इन्वॉल्व होती है, तो हीट चेंज। फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, एक ऐसा एडियाबैटिक प्रोसेस जो रिवर्सिबल हो, रिट्रेस हो रहा हो, अपनी स्टार्ट से वापस स्टार्ट पे आ रहा हो, चेंज इन एंट्रोपी इज, तो ऐसा प्रोसेस जो है उसमें चेंज पॉजिटिव नहीं होती बल्कि नेगेटिव होती है। इफ हीट इज एक्सचेंज इन अ रिवर्सिबल मैनर, अब फिर बात रिवर्सिबल की आ गई जैसे पिछले क्वेश्चन में थी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस विल चेंज अकॉर्डिंगली, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है? एंट्रोपी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो हमने अभी पढ़ा, तो नेगेटिव जब होती है तो नेगेटिव तब होती है जब रिवर्सिबल प्रोसेस हो। तो तीसरा क्वेश्चन भी रिवर्सिबल प्रोसेस है और पूछता है क्या चीज़ चेंज होती है, तो एंट्रोपी जो है वो आपके पास चेंज होती है, डिग्रेडेशन इन आवर एनवायरनमेंट। और उसके बाद आपके पास डियर कैडेट्स आ जाती हैं स्वीट कैंडीज। अब ये आपने खुद करनी है, मैं आपको इसके आंसर जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा 1-2 दिनों तक। डियर कैडेट्स, फर्स्ट ईयर क्लास के लिए जो था वो पोर्शन इतना ही, उसके बाद आप जो है जो फर्स्ट ईयर क्लास है वो प्रमोट हो गई, क्योंकि सेकेंड ईयर क्लास के अंदर तो उनकी आप
ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने जा रही हैं कि जो सेकंड ईयर क्लास है आपको लेक्चर सिर्फ मिलते रहेंगे, फर्स्ट ईयर क्लास को नहीं मिलेंगे। फर्स्ट ईयर क्लास अब अपनी सेकंड ईयर क्लास की जो प्रॉपर तैयारी है, जो अपनी क्लासेस हैं वो लेगी। डियर कैडेट्स, खास तौर पे सेकंड ईयर क्लास से मैं मुखातिब हूँ, तो आपने अच्छे से तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक मौका मिल चुका है, आपकी यूनिटी के टेस्ट जो है वो डिले हो गए, तो आपके पास ये एक बड़ा गोल्डन टाइम है, बड़ा गोल्डन पैच चल रहा है, इसमें भरपूर तैयारी करें और कॉलेज की इस एफर्ट को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है ताकि आगे जो आने वाले टेस्ट हैं उनमें आप भरपूर तरीके से शिरकत करें और बहुत ही अच्छा स्कोर करें। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।